क्रोमोसोम्स के अलग अलग शेप्स की बात कर ली है। अब एक और चीज़, क्रोमोसोम्स हमारे एसोसिएटेड होते हैं विद द न्यूक्लियोलस, राइट। न्यूक्लियोलस को बनाने के लिए भी हमारे क्रोमोसोम्स के कुछ पोर्शंस इन्वॉल्व हैं, जिसे हम न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन बोलते हैं, राइट। तो ये हमारे क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जो हमने डिस्कस किया था। इस क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में अगर आप नोटिस करें तो जहाँ पे प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है या सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, वहाँ पे आरआरएनए बनाने के लिए जीन्स प्रेजेंट होते हैं। सो यहाँ पे मैं मेंशन करती हूँ, आरआरएनए को बनाने के लिए जीन्स प्रेजेंट होते हैं। और क्योंकि आरआरएनए इज़ एसोसिएटेड विद द न्यूक्लियोलस, इसीलिए इस आरआरएनए को इसीलिए इस हिस्से को हम न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन भी बोलते हैं। आई कैन नॉट इरेज दिस, सो आई एम राइटिंग इट दैट वे ओनली। इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन, क्योंकि यहाँ पर इट इज एसोसिएटेड विद द फंक्शनिंग और विद द प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस, सो वी कॉल इट एज न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। और we also call it as NOR, nucleolar organizer region, right? So this is what is the structure of chromosome, जहाँ पे टीलोमियर्स जो हैं वो इस क्रोमोसोम को स्टिकिंग से बचाएंगे। प्राइमरी सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के फंक्शंस भी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट। नाउ लेट अस टॉक, जब आप इन क्रोमोसोम्स को स्टडी करते हैं तो आपके स्टडी का पैटर्न क्या होता है, आप किस बेसिस पे क्रोमोसोम्स को अरेंज करते हैं। तो मैं सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स आपको बताना चाहूँगी। देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड हेप्लॉइड एंड डिप्लॉइड, राइट। हमारे पास टोटल जो क्रोमोसोम्स हैं वो 46 होते हैं। ह्यूमंस की अगर मैं बात करूँ, कुछ और ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम लिख लेंगे, लेकिन फ़िलहाल ह्यूमन से शुरुआत करती हूँ। वी हैव 46 क्रोमोसोम्स और 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ये 46 क्रोमोसोम या 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं, इन्हें हम, मतलब ये हमारे जेनेटिक मटेरियल का कंप्लीट सेट है। दिस इज़ द एंटायर सेट ऑफ जेनेटिक मटेरियल विच वी हैव, इसीलिए इसे हम बोलते हैं डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। सो डिप्लॉइड इज डिनोटेड बाय 2n, वेयर n इज नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने प्रेजेंट है आपके इस सेट में, उसे हम बोलते हैं डिप्लॉइड। और ये जो डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम है ये प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी के नॉर्मल सोमैटिक सेल्स में, ऐसे सेल्स जो कि केपेबल हैं एक्टिव डिवीजन के लिए। उन सोमैटिक सेल्स के अंदर हमारे पास जो जेनेटिक मटेरियल, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो कितने हैं, 46 या पूरे के पूरे 23 पेयर्स। लेकिन अगर मैं इन्हें हाफ कर दूं और ओनली 23 क्रोमोसोम्स की बात कह दूं, तो 23 क्रोमोसोम्स का मतलब हो गया है डिप्लॉइड सेट का हाफ, पार्शियल। इसे हम बोलते हैं बच्चों हेप्लॉइड। हेप्लॉइड का मतलब होता है n, और n का मतलब होता है क्रोमोसोम्स का नंबर आधा होना, मतलब सिर्फ 23 होना। ये किस में मिलेंगे आपको, ये गैमेटिक सेल्स में मिलेंगे, या जिन्हें मैं जर्म सेल्स भी बोल सकती हूँ। सो सच नंबर ऑफ क्रोमोसोम वुड बी विजिबल इन योर गैमेटिक सेल्स। देयर आर सम ऑर्गेनिज्म जैसे एस्कैरिस मेगैलोसिफेलेंस यूनिवैलेंस, एस्कैरिस मेगैलोसिफेलेंस यूनिवैलेंस, दिस इज यू। इसके अंदर जो क्रोमोसोम का नंबर है वो हाईएस्ट है, लोएस्ट है। तो यूनिवैलेंस के अंदर क्रोमोसोम का नंबर सबसे ज़्यादा कम है, दिस इज लोएस्ट। इट हैव अ लोएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड दैट इज ओनली 2n इज इक्वल्स टू 2। इसके डिप्लॉइड सेट में मात्र आपके पास 2n इज इक्वल्स टू 2 क्रोमोसोम्स हैं। उसी तरीके से देयर इज अ प्लांट विच इज कॉल्ड एज हैप्लोपेपस। इसके डिप्लॉइड सेट का क्रोमोसोम नंबर है ओनली 4।
हेप्लोपस, प्लीज आई एम सो सॉरी, प्लीज करेक्ट द स्पेलिंग. सो डिप्लॉइड सेट इज ओनली 2n इज इक्वल्स टू 4. इनके लोएस्ट क्रोमोसोम नंबर है बच्चों. इसी तरह कुछ के आप याद रख लेंगे, जैसे गार्डन पी का डिप्लॉइड सेट जो है दैट इज गार्डन पी, जिस पे मेंडल ने काम किया था, उसका डिप्लॉइड सेट जिसमें सिर्फ हमारे पास 14 क्रोमोसोम है, 2n इज इक्वल्स टू 14. फ्रूट फ्लाई में इट इज 8. ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर जिसे हम बोलते हैं, उसका डिप्लॉइड सेट इज ओनली कैरीज ओनली 8 क्रोमोसोम. राइट, ये कुछ टर्म्स, कुछ डेटा है जो आपको याद रखना है. सारे ऑर्गेनिजम्स के हेप्लॉइड डिप्लॉइड सेट के नंबर आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा. नोबडी विल आस्क यू. ये सिर्फ कुछ के लिए हम बात कर रहे हैं क्योंकि ये हम आगे जेनेटिक्स में भी यूज़ करने वाले हैं. राइट, सो दिस इज़ जस्ट अ ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट फ्यू थिंग्स कि कौन से ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम का नंबर हमारे पास कितना होता है. कमिंग टू दैट स्टेनिंग प्रोसीजर, जिसमें मैंने आपको हेट्रोक्रोमैटिन के बारे में बताया था, उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझ लीजिए जो आपको नीट के लिए याद रखने हैं, जिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको कन्फ्यूजन्स भी मोस्टली होते हैं. जब आप स्टेनिंग करते हैं तो जेनेटिक मटेरियल जो है वो 2 भागों में स्टेन होता है. एक पोर्शन को हम हेट्रोक्रोमैटिन बोलते हैं और दूसरे पोर्शन को हम यूक्रोमैटिन बोलते हैं. सो वन ऑफ द पोर्शन इज़ हेट्रोक्रोमैटिन, जो कि बहुत ज़्यादा कंडेंस्ड है. राइट, देखो बच्चों, अगर बहुत ज़्यादा कंडेंस्ड है जेनेटिक मटेरियल तो बट ऑब्वियस सी बात है कि वो बहुत ज़्यादा स्टेन अब्जॉर्ब करने वाला है. और अगर वो बिखरा हुआ है, स्कैटर्ड है, तो वो स्टेन को कम अब्जॉर्ब करेगा. राइट, तो हमारा जो हेट्रोक्रोमैटिन पोर्शन है वो बहुत कंडेंस्ड है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्टेन को अब्जॉर्ब कर लेता है. सो इट स्टेन्स डार्कली स्टेन्ड. अब चूँकि ये बहुत ज़्यादा इनर्शिया में है, बहुत ज़्यादा पैक्ड है, इसीलिए ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव रीजन है. मतलब यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस नहीं होगी. राइट, सो दिस इज ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव रीजन एंड दिस इज डार्कली स्टेन्ड. ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव. अब अगर मैं यू क्रोमैटिन की बात करूं तो आप यू टर्म से ही याद रख लीजिएगा, दिस इज ट्रू और एडवांस्ड. तो यू क्रोमैटिन मतलब जो थोड़ा सा डिफ्यूज्ड पोर्शन होगा, जो लाइटली स्टेन्ड पोर्शन है, एंड द वन दैट इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, जो कि अपने आप को ट्रांसक्राइब कर सकता है. ये 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको नीट के लिए ध्यान रखने हैं. कौन सा पोर्शन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है और कौन सा पोर्शन ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है. दिस टर्म इज इनएक्टिव. प्लीज मेक अ करेक्शन. मैंने गलती से एसिड लिख दिया था. सो यहाँ से आप कुछ मेन चीज़ें ये याद रखेंगे. अब अगर मैं क्रोमोसोम्स के अरेंजमेंट के बारे में बात करूँ तो क्रोमोसोम्स को हम स्टडी करने के लिए एक सीक्वेंस में अरेंज करते हैं और उसे हम बोलते हैं कैरियोटाइप. तो कुछ और जनरल टर्म्स देख रहे हैं हम, कैरियोटाइप या कैरियोटाइपिंग. कैरियोटाइपिंग का मतलब होता है हम क्रोमोसोम्स को अरेंज कर रहे हैं उनके साइज शेप के बेसिस पे. तो स्टार्टिंग फ्रॉम बिगर क्रोमोसोम टू स्मॉलर क्रोमोसोम और स्मॉलर टू बिगर क्रोमोसोम, इस ऑर्डर में अरेंज करना और उन क्रोमोसोम्स को स्टडी करना, उसे हम बोलते हैं कैरियोटाइप. तो अगर इसको डिफाइन करूं तो द क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी क्रोमोसोम, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज कैरियोटाइप. मतलब आप क्रोमोसोम्स को पेयर के बेसिस में, पेयर के फॉर्म में अरेंज कर रहे हैं. ऑफ द क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी individual's chromosome is known as
कैरियोटाइप। और इन्हें डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देना उसे हम बोलते हैं एडियोग्राम। सो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरियोटाइप इज नोन एज एडियोग्राम। आप जब इसे डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करते हैं, समझा देते हैं या ग्राफिकली समझा देते हैं तो उसे हम एडियोग्राम बोलते हैं। आप याद रख सकते हैं बच्चों एक बेसिक इन्फॉर्मेशन, जो लॉन्गेस्ट क्रोमोसोम होता है दैट इज द फर्स्ट क्रोमोसोम। सो लॉन्गेस्ट क्रोमोसोम इज फर्स्ट एंड स्मॉलेस्ट इज लास्ट। स्मॉलेस्ट इज लास्ट मतलब दिस इज फर्स्ट क्रोमोसोम ऑफ कोर्स एंड दिस इज 22nd एंड नॉट 23rd। मैं सेक्स क्रोमोसोम को यहाँ पे अवॉइड कर रही हूँ, सेक्स क्रोमोसोम की बात नहीं कर रही हूँ। सेक्स क्रोमोसोम की भी बातें अगर कर लेंगे तो सबसे छोटा क्रोमोसोम आपके पास होता है वाई क्रोमोसोम। दिस इज द स्मॉलेस्ट, 22nd से भी छोटा होता है। और एक्स क्रोमोसोम जो है दैट इज बिगर देन वाई, मच बिगर देन बेटा। वाई से एक्स क्रोमोसोम वाई से एक्स क्रोमोसोम काफ़ी बड़ा होता है, रिमेंबर दैट। कोई भी ऑर्गेनिज्म का आपको स्पीशी आइडेंटिफाई करना है तो हम उसका एडियोग्राम बनाते हैं या हम उसकी कैरियोटाइपिंग करते हैं। तो कैरियोटाइपिंग में हमें उस ऑर्गेनिज्म के सारे क्रोमोसोम्स को लाइन से लगाते हुए आता है। उन्हें हमें पता होता है कि उसके पास कितने टोटल क्रोमोसोम्स हैं और उसके बेसिस पे हम उसका प्रॉपर कैरियोटाइप बना सकते हैं, एडियोग्राम बना सकते हैं, राइट। तो एडियोग्राम अगर आप किसी का भी देखेंगे तो आपको एक इमेज एक पिक्चर के फॉर्म में दिखाई देगा। फर्स्ट पेयर, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स्थ, इस तरीके से हमने क्रोमोसोम्स को उनके साइज शेप के बेसिस पे अरेंज किया है, राइट। हम जिन क्रोमोसोम्स को नॉर्मल यूज़ के लिए लेते हैं, मतलब हमारी बॉडी के ग्रोथ, रिपेयर, रीजनरेशन के लिए लेते हैं, उन्हें हम टर्म देते हैं ऑटोसोम। So there is a category of chromosome which is known as autosome. Autosome का मतलब होता है those chromosomes that do not participate in the process of reproduction, उन्हें हम बोलते हैं ऑटोसोम। और मतलब ये आपकी बॉडी की जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ आपके नॉर्मल फिनोटाइप के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। दे विल नेवर पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन। और ये ऑटोसोम्स जो हैं ये हम सब में 22 होते हैं। लेकिन देयर इज़ अनदर टाइप ऑफ क्रोमोसोम विच इज़ कॉल्ड एज सेक्स क्रोमोसोम, और सेक्स क्रोमोसोम कुड बी आइदर XX और XY। दिस इज़ ओनली वन पेयर। तो यूजुअली व्हेन वी राइट अबाउट क्रोमोसोम तो वी राइट इट दिस वे, 22 + 1। इसका सीधा सा मतलब है कि 22 ऑटोसोम है and one of the pair could be either XX or it could be either XY, इस तरीके से। So here we are through with the general aspects of all the chromosomes, shape of the chromosome, what is satellite, what is primary construction, secondary construction। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे क्रोमोसोम्स की जो यूजुअली हमारी बॉडी में नहीं मिलते हैं, लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये क्रोमोसोम टेम्परेरीली मिलते हैं। इनका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, वो रोल प्ले करके ये ख़त्म भी हो जाते हैं। सो लेट अस टॉक अबाउट सम स्पेशल क्रोमोसोम्स। These special chromosomes may found in the body of animals or maybe insects। हम सबसे पहले क्रोमोसोम के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज़ लैम्प ब्रश क्रोमोसोम। लैम्प ब्रश क्रोमोसोम सबसे पहले सेलेमेंडर में ऑब्जर्व किया गया था बाय वॉल्थर फ्लेमिंग। सेलेमेंडर एक एम्फीबियन है बच्चों। तो इस एम्फीबियन के अंदर सबसे पहले हमने एक स्पेशल क्रोमोसोम देखा था विच इज़ कॉल्ड एज लैम्प ब्रश क्रोमोसोम, जो ऐसा क्रोमोसोम है जो किसी लैम्प के क्लीनिंग के ब्रश के जैसा दिखाई देता है। इफ़ आई शो यू दिस क्रोमोसोम लुक्स लाइक दिस। ये क्रोमोसोम के जो लूप्स हैं, मतलब क्रोमोनिमेटा के जो लूप्स हैं, ये आपको ऐसे दिखाई देंगे जैसे किसी ब्रश के ब्रिसल्स हों।
तो इस तरीके से ये क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करने ही वाले हैं, विल टॉक अबाउट दिस इन डिटेल। सो ये क्रोमोसोम का जो शेप आपको दिखाई दे रहा है ये बिल्कुल उसी तरीके से दिख रहा है बच्चों हमें जैसे किसी ब्रश के ऊपर ब्रिसल्स होते हैं, इसलिए वी कॉल दिस एज लैम्प ब्रश क्रोमोसोम। सो सेलेमेंडर के ऊ साइट में, सेलेमेंडर विच इज़ एन एम्फीबियन, उसके ऊ साइट में हमें ये दिखा था। और कौन से फेज में दिखा था आपको नीट के लिए ये भी ध्यान रखना है, इट वॉज ऑब्जर्व्ड इन मियोसिस, राइट। मियोसिस में जो पहला फेज है विच इज़ प्रोफेज, उस फेज के डिप्लोटीनी स्टेज में इस क्रोमोसोम को सेलेमेंडर के ऊ साइट में सबसे पहली बार ऑब्जर्व किया गया था। एंड देयर वी फाउंड दैट इट वॉज प्लेइंग ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्या है, हम उसके बारे में बात करेंगे। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। लेकिन ये वर्टिब्रेट्स में नहीं मिलेगा आपको बेटा, है ना। मेजरली दिस विल नॉट, यू विल नेवर सी दिस टाइप ऑफ क्रोमोसोम इन मैमल्स, हायर एनिमल्स। ये क्रोमोसोम किस स्टेज पे है, उस स्टेज पे ही इसकी अवेलेबिलिटी क्यों है और उसका रीज़न या पर्पस क्या है देख लेते हैं। ये क्रोमोसोम जब सेलेमेंडर में हमें दिखाई दिया तो इट वाज ऑफ दिस शेप ओनली, जहाँ पे आपको मेन एक्सिस पे डीएनए या जो जेनेटिक मटेरियल की मेन एक्सिस है वहाँ पे आपको कुछ लूप्स दिखाई दे रहे थे लाइक दिस। इन लूप्स को अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल में बनाऊँ तो इट वाज अपियरिंग और इट अपियर लाइक दिस। ये लूप्स मुझे इस तरीके से दिखाई दे रहे थे। अब अगर यहाँ पे इन ब्रिसल्स को आप देखें, ध्यान से देखें, तो कुछ हिस्सा तो जो ऐसा है जिसको हम डीएनए एक्सिस बोल सकते हैं, जो एक्सिस पे प्रेजेंट है, एंड दीज आर द लूप्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ये लूप्स हैं। यहाँ पर भी दिस एंटायर इज बेसिकली लूप्स। आई मीन ऑल दीज स्मॉल स्ट्रक्चर्स आर लूप्स। इसे सबसे पहले नाम रुकर्ट ने दिया था, मतलब दिस नेम लैम्प ब्रश वॉज गिवन बाय रुकर्ट। हालांकि इन्होंने इस क्रोमोसोम को और भी कई एस्पेक्ट्स में स्टडी किया था, बट इंट्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से वी गिव हिम द कंट्रीब्यूशन ऑफ नेमिंग दीज स्पेशल क्रोमोसोम, रुकर्ट। डिप्लोटीन क्रोमोसोम, डिप्लोटीन फेज में ये जो क्रोमोसोम है ये एग के अंदर यॉक के सिंथेसिस के लिए इम्पॉर्टेंट है, ऐसा माना जा रहा था। मतलब एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ यॉक कंटेनिंग ओवम के अंदर, oocyte के अंदर ये पर्टिकुलर क्रोमोसोम वॉज विजिबल। तो इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है यॉक फॉर्मेशन, राइट। क्योंकि यॉक आगे चल के उस ऑर्गेनिज्म को जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करने वाला था, इसीलिए दिस स्पेशल क्रोमोसोम इज़ बेसिकली हेल्पिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ यॉक। अब अगर आप यहाँ पे दूसरे भी फंक्शन देखिए, मोस्टली क्या होता है, ये वाले हिस्से वो हैं जहाँ पे किसी भी तरीके का ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन नहीं चल रहा है। तो दीज आर द लूप्स, एंड लूप्स मोस्टली दे डू नॉट शो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, है ना। जो भी हमारा डीएनए का कंडेंस्ड पोर्शन है, कंडेंस्ड पोर्शन ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन की प्रोसेस नहीं शो करता। रीज़न वो ऑलरेडी पैक्ड है, वो ऑलरेडी कंडेंस है, तो ऑफ कोर्स वो किसी भी तरीके से आपको ना तो ट्रांसक्रिप्शन दिखाएगा ना ट्रांसलेशन दिखाएगा। लेकिन ये लूप्स थोड़े से ढीले हिस्से हैं, थोड़े से हल्के हिस्से हैं, और इन हल्के हिस्सों में वो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन दिखा पाता है, और इस तरह से वो कुछ इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स बना पाता है, कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोटीन्स बना पाता है, और यूँ कह लें तो वो जो यॉक है उसको भी सिंथेसाइज कर पाता है। So you need to remember one important point over here, that this is helping in the process of transcription and translation. Usually condensed हिस्से में transcription translation नहीं होता, but only in case of Lamb-Brush chromosome in the loops transcription translation process takes place.
ज़रा इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिए बेटा। ये क्रोमोसोम जो है ये एक मैटरनल क्रोमोसोम है सपोज, एंड दिस इज पैटर्नल क्रोमोसोम, और पैटर्नल क्रोमोसोम बोल देती हूँ मैं इसे। ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर है जहाँ पे ये क्रोमोसोम्स अभी भी कयाजमेटिक पॉइंट्स पे कनेक्टेड है, राइट ये अभी सेपरेट नहीं हुए हैं। और वहाँ पर क्या हो गया है, क्रोमोसोम लूप बना चुका है। तो ये जो क्रोमोसोम ने लूप का फॉर्मेशन कर दिया है, ये लूप अब हमें काफ़ी हद तक सॉरी, ये जो लूप है ये हमें काफ़ी हद तक चीज़ों को सिंथेसाइज करके देने में मदद करने वाला है। I'll show you how this looks like. Wait a minute beta, just give me a minute. We will draw it again. देखिए ये बाइवेलेंस के फॉर्म में है, और बाइवेलेंस के फॉर्म के बाद अब ये यहाँ पे एक ऐसा लूप का फॉर्मेशन ले लिया, एक लूप स्ट्रक्चर बना दिया। लूप बनने से ये हिस्सा थोड़ा सा ढीला हो गया, और ढीला होने से ये हिस्सा जो है वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव हो गया। सो दिस रीजन इज बेसिकली ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रीजन, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रीजन हो गया है ये हमारा एक्सिस है डीएनए का, ये क्रोमोमियर है। और याद रखेंगे कि यहाँ पे दिस इज पैटर्नल एंड मैटरनल और क्रोमोसोम्स जो कि अभी हाल फिलहाल आपके पास प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ बाइवेलेंस, राइट। वहाँ पे मैंने उसका एक एनलार्ज व्यू बताया है, इससे एक्सटेंडेड व्यू ये है, और फर्दर एक्सटेंडेड व्यू हमारे पास ये है। तो ये जो लूप वाला हिस्सा है दिस बिकम्स ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव एंड इट स्टार्ट सिंथेसाइजिंग सब्सटेंसेस फॉर द oocyte। आरएनए सिंथेसिस वहीं पे होता है। आप इसे बोल सकते हैं ये जो लूप एक्स्ट्रा लूप का फॉर्मेशन वहाँ पे हुआ है इसे हम एक्सटेंडेड लूप भी बोल सकते हैं। दिस लूप विच इज़ फॉर्मिंग ओवर हियर दिस इज़ नोन एज एक्सटेंडेड लूप। तो कुछ कुछ जगहों पर आपको लूप्स एक्सटेंडेड मिलेंगे और थोड़े बड़े बड़े होकर मिलेंगे, कुछ जगह तो नॉर्मल लूप्स मिलेंगे बेटा, और कुछ जगह जो लूप्स हैं वो ज़्यादा एक्सटेंडेड मिलेंगे, और इसीलिए उनमें ट्रांसक्रिप्शन काफ़ी अच्छी मात्रा में हो सकता है, राइट। सो दिस इज बेसिकली अबाउट लैम्ब्रश क्रोमोसोम। ये लैम्ब्रश क्रोमोसोम पॉलीटीन क्रोमोसोम्स के भी कंपैरिजन में ज़्यादा बड़े होते हैं। वी विल टॉक अबाउट पॉलीटीन क्रोमोसोम। पॉलीटीन क्रोमोसोम से भी लार्जर हैं। So they are larger than polytene chromosome of insects. You need to remember that. ये जो हमारा स्पेशल क्रोमोसोम है बेटा, जो लार्ज क्रोमोसोम्स हैं, इनके बारे में आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है क्योंकि नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। टॉपिक मैंने पूरा आपसे डिस्कस किया है, सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स एंड एवरीथिंग आई हैव गिवन। लैम्ब्रश क्रोमोसोम इनिशियली इस तरीके से दिखता है माइक्रोस्कोप में, जस्ट लुक लाइक अ लैम्प ब्रश। क्लीनिंग लैम्प ब्रश जो हम लैम्प्स के क्लीनिंग के लिए यूज़ करते हैं, सॉरी, ब्रश जो हम लैम्प के क्लीनिंग के लिए यूज़ करते हैं उस ब्रश के जैसा ये सिमिलरली दिखाई देता है। इसका लार्जर व्यू इस तरीके से लूप है, ये क्रोमोमियर्स हैं हमारे जो कि आपको बीडेड लाइक स्ट्रक्चर्स में दिखाई दे रहे हैं। सो दीज आर क्रोमोमियर्स। यहाँ पे आपको डॉट्स दिखाई देंगे, और इसका एक्सटेंडेड कई बार ये लूप्स और फर्दर एक्सटेंड हो जाते हैं। इट लुक्स लाइक दिस वेयर ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रीजन इज क्लियरली विजिबल टू यू, राइट। कमिंग टू द, वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट, एसिटाबुलारिया के अंदर विच इज़ अ एल्गी, इसके अंदर भी लैम्ब्रश क्रोमोसोम मिलता है, इंसेक्ट्स के oocyte में मिलता है। दिस इज द डायग्राम विच वी टॉक्ड अबाउट।
है ना, दिस इज द इनलार्ज व्यू। ये क्रोमोमियर्स हैं, बीडेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं इसलिए दिस इज क्रोमोमियर। ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर, ये जो लूप्स हैं ये क्रोमैटिन के लूप्स हैं। इसको फर्दर इनलार्ज करके दिया तो एक क्रोमैटिन लूप आपको ऐसा दिखाई देगा, जिसके आसपास यहाँ पे ये हिस्सा ही बीड का अपीयरेंस देता है, विच इज क्रोमोमियर। एंड दीज आर द आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम, जिन्हें हम क्रोमैटिड्स बोलते हैं। सो दिस इज हाउ योर Lamb-Brush chromosome looks like. Coming to the next chromosome, which is your polytene chromosome. Polytene chromosome और further large chromosome है. So एक special category of chromosome जिसे हमने सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ इंसेक्ट्स में ऑब्जर्व किया था, वैसे ये बालबियानी ने ऑब्जर्व किया था और इसीलिए उनके नाम पर आगे चल के इनकी कुछ लेबलिंग्स भी आएंगी, बालबियानी रिंग्स बोलते हैं उन्हें। तो बालबियानी ने सबसे पहले ये क्रोमोसोम्स के बारे में हमें डिस्क्रिप्शन दिया था, सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ इंसेक्ट्स में उन्होंने ये क्रोमोसोम देखा था। और ये क्रोमोसोम जो है, इस क्रोमोसोम में आपको इस तरीके से बैंड्स दिखाई देंगे। तो कुछ पोर्शन विल बी डार्क एंड कुछ पोर्शंस जो होंगे वो कैसे होंगे, लाइटर इन शेड होंगे, इस तरीके से। तो ये हमारे क्रोमोसोम मतलब बालबियानी रिंग्स, लाइट और डार्क शेड्स आपको किसी भी पॉलीटीन क्रोमोसोम्स में विजुअलाइज हो सकते हैं। ये क्रोमोसोम अगेन एक स्पेशल फंक्शन के लिए है। जहाँ जहाँ पे डार्क बैंड्स आपको दिख रहे हैं, दोज आर नोन एज डायरेक्टली बैंड्स ओनली। ये एक बैंड हो गया, दिस इज बैंड 1 एंड दिस इज सपोज बैंड 2, सेकेंड बैंड। दोनों बैंड्स के बीच का हिस्सा थोड़ा सा लाइटर इन शेड दिखाई देता है बेटा, और इसे हम इंटर बैंड बोलते हैं। वी कॉल दिस पोर्शन एज इंटर बैंड। लाइटली स्टेन्ड हिस्से को हम इंटर बैंड बोलते हैं और जो डार्कली स्टेन्ड पोर्शन है उसे हम डार्क बैंड बोलते हैं। ये दोनों स्पेशल क्रोमोसोम्स हैं, दोनों टेम्परली विजिबल होते हैं, दोनों की अवेलेबिलिटी हमेशा नहीं होती है, राइट। बालबियानी ने इनका डिस्क्रिप्शन दिया था और इन्होंने हमें ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि ये जो क्रोमोसोम है, जब आप डिवाइड करते हैं क्रोमोसोम्स को, मतलब जब हमारे सेल डिवीजन की प्रोसेस होती है, तो ये जो टेट्राड बना है आपके सामने, विच इज़ गिविंग यू अपीयरेंस ऑफ 4 आर्म्स ऑल टुगेदर, राइट, ये टेट्राड सेपरेट होता है। हम सेल डिवीजन में इसका डिस्क्रिप्शन लेंगे, पर अभी फ़िलहाल समझ लीजिए कि ये जब सेपरेट होगा तो इस तरीके से दिखाई देगा। लेकिन अगर ये सेपरेट हुए बिना वहीं पर अटैच रहे, उसी सेंट्रोमियर हिस्से से ये कनेक्टेड रहे और सेपरेट ना हो, तो ये कैसा शेप देगा देखिएगा ज़रा। ये डिवाइड हुआ, लूप्स यहीं अटैच रहे, फिर डिवाइड हुआ, लूप्स यहीं अटैच रहे, फर्दर डिवीजन, लूप्स आर अगेन अटैच्ड। मतलब ये एक तरीके से डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम हो गया विदाउट सेपरेशन, राइट। कायदे से तो यही होना था कि जो दोनों आर्म्स हैं वो सेपरेट होती हैं और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता, लेकिन ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ना होते हुए उसी जगह डुप्लीकेट हो रहा है। सो इट इज़ गिविंग यू अ शेप ऑफ मेनी, और रादर गिविंग यू एन अपीयरेंस ऑफ मेनी आर्म्स ऑल टुगेदर, राइट। तो जैसे ऑक्टोपस कैसे दिखता है ना, ऑक्टोपस का सेंटर और उससे कई उसकी आर्म्स रेडिएट होती हैं, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे इस क्रोमोसोम का अपीयरेंस आएगा। So it is due to duplication of chromosome, duplication of chromatids, but not their separation. So this was all about this special chromosome, which is your polygene chromosome. It looks like this, as I told you, कि जैसे octopus का head होता है और उसकी radiating arms होती हैं, ठीक उसी तरीके से इसका structure visualize आप यहाँ पे कर सकते हैं, right. So here we have done with the chromosome part. ये सेल डिवीजन चैप्टर में भी रेफरेंस में आने वाला था, जिसे मैंने यहीं पे कवर कर दिया। सेल डिवीजन के चैप्टर में हम डायरेक्टली क्रोमोसोम्स के सेपरेशन और उनके फ्यूजन से स्टार्ट करेंगे, राइट।